नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को सेव करने का काम करती है। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ने सामान बनाया होता है उस सारे सामान को एक साथ इकट्ठा करते हैं और एक साथ बड़े मार्केट पे ले जाकर सेल करते हैं। डेफिनेटली इट्स अ क्वाइट गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर एक छोटा प्रोड्यूसर 500,000 यूनिट्स लेकर के सेल करने जाएगा तो उसकी ना वो इतनी इजीली बिकेंगी और ना उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट ऐसे ही 10-12 छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलकर अगर अपनी यूनिट्स एक साथ इकट्ठा करेंगे और फिर मार्केट में सेल करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पर वो सेल हो जाता है। और अगेन उसको सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स इसमें मिलते हैं वो सारे उन मेंबर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उनके सामान सेल करने में हेल्प करती है, उसको एक बेटर रीजनेबल प्राइस दिलाने की कोशिश करते हैं जो कि शायद सिंगल प्रोड्यूसर मार्केट से नहीं ला पाता। ये लोग साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारी कंडीशंस को भी चेक करते हैं और उनके जो भी प्रॉफिट रिस्पेक्टिव सेल करने से होते हैं उन्हें मेंबर्स को ला करके वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स के लिए ही काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये उनके जितने भी प्रोडक्ट, वो जितना प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का या वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का, उसकी एक रीज़नेबल कॉस्ट उनको दिलाने का काम करते हैं। सारे फार्मर्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको इकट्ठा करके अगेन ये लोग मार्केट में ले जाते हैं, उनकी फार्मिंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सारे जितना भी क्रॉपिंग है उसको मार्केट में ले जाके सेल करेंगे और जब भी उससे कोई प्रॉफिट होगा तो वो वापस लाकर फार्मर्स को प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ बीच बीच में जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है, कभी उनको सीड्स चाहिए, कभी एक बेटर फर्टिलाइज़र चाहिए, मैन्योर चाहिए, तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने का काम ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही करती हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली इजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये उन मेंबर्स के लिए है जो छोटे मोटे टाइम में कभी इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई, जिन्हें फ़ंड्स चाहिए और वो उस फंड्स के लिए बैंक को अप्लाई नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं बैंक की इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको वो जब तक पूरा कर पाएंगे तब तक उनकी फ़ंड्स की नीड ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती है। इसमें सारे लोग टाइम टू टाइम पैसे जमा करते जाते हैं और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली मार्केट रेट से कम होता है सो दैट कि पर्सन की नीड भी पूरी हो जाए और उस पर बर्डन भी ना पड़े। प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में यू माइट हैव हर्ड अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इस तरह का ही काम करते हैं, तो हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमने हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुने हुए हैं बहुत सारे, जो कि एक साथ एक जैसे हाउसेस डेवलप करते हैं एक एरिया में और फिर वहाँ पर अपने मेंबर्स को वो हाउस प्रोवाइड कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन चाहते हैं, काफ़ी कम रेट पर मिल जाता है कंपेरेटिव टू मार्केट रेट्स, अगेन क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंटरेस्टिंग फॉर्म। आज की डेट में आप कहीं भी अगर बिजनेस देख रहे हो, जितने भी आप बड़े बड़े नाम मार्केट में सुन रहे हो, वॉट एवर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग एट योर होम, ऑन योर सेल्फ or buying for your family members, most of the products come from this company type of business. So let's start with this exciting form. First definition में ही लिखा हुआ है, a company is an association of person formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member. कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है और कंपनी का खुद का एक लीगल इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं जिसके पास अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, अपनी लीगल कॉमन सील होती है और एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। वी विल डिस्कस परपेचुअल सक्सेशन लेटर। नाउ शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, ये ओनर्स होते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है जो कि इलेक्टेड होती है बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अगेन जैसे अभी हमने कोऑपरेटिव में देखा कि जितने मेंबर्स हैं वो मिलकर के एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द बिजनेस विल बी कैरीड ऑन बाय दैट
स्पेसिफिक कमिटी। तो यहाँ कंपनी के केस में वी कॉल इट एज बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है, अभी तक जैसे जितने भी बिजनेसेस हो रहे थे वहाँ पर या तो पार्टनर्स पैसे लगा रहे थे या ओनर पैसे लगा रहा था और वो कैपिटल खुद से लेकर आ रहा था। कंपनी के केस में कंपनी की बड़ी सी कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो शेयर्स पब्लिक को दे दिए जाते हैं। जब पब्लिक उन शेयर्स पर पैसे देती है कंपनी को, तो कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठा हो जाती है वर्क करने के लिए। कंपनी के फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि कंपनी का क्रिएशन लॉ में होता है। कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले उसका क्रिएशन होगा, ओनली देन यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस। सो ये लॉ की आई में क्रिएट किया जाता है एंड ओनली लॉ कैन क्लोज अ कंपनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेटर ऑन एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का भी पूरा चैप्टर है जहाँ पर हम कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो अभी तो हम इतना समझ लें कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो कंपनी सिर्फ खाना नहीं खाएगी, कंपनी आपसे बात नहीं कर सकती, कंपनी कैन नॉट ब्रीथ, कंपनी कैन नॉट वॉक एक्चुअली लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी पे केस फाइल करना, कोई और कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी डीलिंग कर सकती है। और जैसे आप एक सिग्नेचर करते हो ऐसे कंपनी अपने सिग्नेचर के लिए सील यूज़ करती है। दैट इज जैसे आपके स्कूल का एक स्टैम्प एक सील होती है, ऐसे कंपनी की भी एक अपनी सील होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। डेफिनेटली इफ the business is registered under the law, that means it will be having a separate legal identity apart from its members, which is given by law. Next is formation of company. It is a quite time consuming and a long complicated legal process, क्योंकि बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए और बहुत सारा लीगल प्रोसेस है जो कंप्लीट करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन स्टार्ट विद द कंपनी। कंट्रोल की बात करें तो कंपनी का जो भी कंट्रोल है ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। बट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें परपेचुअल सक्सेशन की। सो इफ़ यू रिमेंबर क्लास 9th या 10th में यू हैव रेड अ पोएम ब्रुक, द ब्रुक, एंड उसकी एक लाइन थी कि मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। सिमिलरली अप्लाइज विद द कंपनी कि मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनीज सालों चलती हैं, कभी कंपनीज बंद होती हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है। मेंबर्स जिनने वो कंपनी स्टार्ट करी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आते हैं चले जाते हैं, वर्कर्स आते हैं चले जाते हैं, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लॉ खुद उस कंपनी को वाइंड अप ना कर दे, लॉ खुद उस कंपनी को लॉकडाउन ना कर दे। ओके, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। कंपनी में जो लायबिलिटी है वो हर एक मेंबर की, हर एक ओनर, हर एक शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है अप टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक बार उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया उसके बाद दे आर नॉट लायबल टू पे अ सिंगल पेनी फॉर द कंपनी। फाइन। नेक्स्ट इज कॉमन सील। डेफिनेटली क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एक कॉमन सील की ज़रूरत होती है। जिस डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील लगी होगी वही डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। सो रिस्क बेयरिंग जो है कंपनी में वो पूरा शेयर होल्डर्स के बेसिस पर ही होता है क्योंकि वही ओनर है, दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, तो प्रॉफिट भी वही लेंगे और अगर लॉसेस होंगे तो वही बेयर भी करेंगे। मेरिट्स की बात करें तो नंबर 1 इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ईजीली आप कंपनी में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट शेयर्स डीलिंग एंड म्यूचुअल फंड्स। आजकल तो बहुत सारा टीवी में एड्स भी देखते हो तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो ये म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, यही है जो कंपनी में डीलिंग का काम करते हैं। कंपनी के शेयर्स मार्केट में होते हैं। लाइक इफ़ आई एम हैविंग 10 शेयर्स और 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इफ़ यू वांट कि आपको भी उस कंपनी के शेयर्स चाहिए, सो आई विल सिंपली ट्रांसफर। लाइक मेरे पास 100 शेयर्स है, मैंने बोला ठीक है 20 शेयर्स आप ले लो, तो 20 शेयर्स मैंने आपके नाम पर ट्रांसफ़र करे, ईजिली इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गया। नाउ यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। अब आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, आप भी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर अनपेड शेयर ऑफ कैपिटल।
अनपेड शेयर ऑफ कैपिटल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी में जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी अमाउंट इन रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ है, बट अभी तक मैंने कंपनी को 4 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं, 6 लाख इज स्टिल बैलेंस. नाउ इन केस ऑफ लॉस, इफ कंपनी आस्क मी कि पैसे दो हमें, सो आई एम लाइबल टू पे ओनली 6 लाख, नॉट 10 लाख, क्योंकि मैंने 4 पहले ही दिए थे. इफ मैंने 8 लाख पहले से दिए होते, सो नाउ आई एम लाइबल जस्ट फॉर 2 लाख रुपीज़. इफ मैंने पूरे 10 लाख ही पहले से दिए होते, so now I am not liable for a single rupee, not for a single penny, क्योंकि मेरा पूरा शेयर पहले से ही कंपनी के पास पेड अप है. So इसका मतलब ये होता है कि आपका जितना शेयर है आप सिर्फ उतने ही पैसे दोगे अगर वो completed है, so you are not liable to pay any money to the company. Next merit is perpetual succession. As I have already discussed कि perpetual succession में members के रहने नहीं रहने, उनके डेथ हो जाने, insanity, physical ailment, इन सब से कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी जैसी है वो वैसे ही चलती जाती है. एक दिन जो वर्कर नहीं आएगा, अगले दिन उसके बदले दूसरे से वर्क करवा लिया जाएगा. स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी के पास बहुत अच्छा स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है, क्योंकि बेसिकली फॉर ग्रोथ वी नीड फंड्स एंड कंपनी कैन ईजिली गेट हायर अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. वो कंपनी को जितने भी पैसे चाहिए होते हैं वो शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसे ले सकती है. सो इसलिए यहाँ पर फंड्स रेज करना काफ़ी ईजी होता है. एंड कंपेरेटिवली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनी को ईजिली लोन दे देते हैं इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग अ good reputation in market. Next, talking about professional management, definitely because company is having higher funds, more money, a good scope, so company can hire final professionals who are excellent in their work, excellent in their job to execute their decisions. अगर कंपनी को अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, किसी अकाउंटिंग के लिए पर्सन को रखना है, तो वो ऐसे नॉर्मल 12th या ग्रेजुएशन पास को नहीं रखेगी. कंपनी विल हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर हिज अकाउंटिंग वर्क. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए. से एक्सपर्टाइज्ड लोगों को कंपनी हायर करती है. टॉकिंग अबाउट डीमेरिट्स, नंबर 1 इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. एज आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर कि कंपनी को फॉर्मेट करना इज़ बहुत लॉन्ग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से होता है. कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है विच इज़ नॉट दैट ईजी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सनल जैसा कुछ नहीं है. जब आप सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे थे तो वो आपका खुद का बिजनेस था. जब आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे स्टिल ये आपका ओन बिजनेस था, क्योंकि आप खुद भी उसमें हो और आपके साथ आपका फ्रेंड या आपका कलीग जो भी है वो काम कर रहा है. जब आप हिंदू फैमिली बिजनेस में थे तो वहाँ पर आपकी फैमिली की बात थी, तो यू आर मोर लॉयल टू योर बिजनेस. बट टॉकिंग अबाउट कंपनी, यहाँ पर कोई भी पर्सनल टच नहीं होता. इट्स सिंपली लाइक इट्स 9 to 5 जॉब. Go to office at 9, do your work complete, and at 5 just leave and come back to home. Talking about personal relationship, personal environment, ये सारी चीज़ें कंपनी में थोड़ी सी कम हो जाती हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. कंपनी में अगेन सीक्रेट्स मेंटेन करना क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपनी को भी अपने फाइनल अकाउंट्स, अपने फाइनल रिकॉर्ड्स, पूरी इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर के साथ में प्रिंट करके पब्लिक को देनी पड़ती है. और हर एक पॉलिसी के बारे में कंपनी को पब्लिकली डिस्कस करना पड़ता है. दैट्स वाई सीक्रेट्स मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जैसे आप ये समझ सकते हो कि व्हेन जियो हैज़ लॉन्च फ्री प्लान्स, सो विद इन 2-3 मंथ्स, 6 मंथ्स सारी अदर टेलीकॉम कंपनीज ने वो प्लान्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था. कैसे किया? क्योंकि जियो ने जो सीक्रेट्स लगाए होंगे उस फ्री प्लान्स के पीछे या मोर डेटा इन लेस मनी वाले प्लान के पीछे, वो सारी कंपनीज़ ने, अदर कंपनीज़ बहुत इजीली क्रैक कर चुकी थी. कैसे क्रैक किया? क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करना कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में थोड़ा सा मुश्किल होता है.
नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट न्यूमरस रेगुलेशंस। कंपनी के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइड है, पहले वो 90s में चलता था, नाउ इट हैज़ बीन रिवाइज्ड। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे रूल्स कंपनीज को मानने पड़ते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत सारा टाइम, एफर्ट एंड मनी लगता है इन सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। टॉकिंग अबाउट डिले इन डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली कंपनी में किसी भी प्रपोजल पे अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होता। लेटर ऑन यू विल स्टडी कि कंपनी में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 लेवल पर होते हैं। देयर इज़ अ 3 टियर प्रोसेस, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो कभी भी एक जब डिसीजन लेना होता है तो वो पहले लोअर लेवल से होकर के फिर मिडिल लेवल से होकर फिर टॉप लेवल पे जाता है। देन कंपनी की जनरल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ जनरल मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू डिसाइड अ सिंगल फैक्टर। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस ही रहता है। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब यहाँ ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बोल तो ऐसा रहे हैं कि कंपनी में भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है और 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम यहाँ भी है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू गिव देयर व्यूज़, शेयर होल्डर कैन वोट अकॉर्डिंगली, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। मोस्टली डिसीजंस जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने कंसेंट से खुद ही ले लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम आस्किंग एनीबडी एल्स कि वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, एक्चुअली उनका इन्फ्लुएंस बिजनेस वर्किंग में कम रहता है। मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आता है क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स होती है कंपनी में, बहुत सारे लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी में, जो सब एक साथ फुलफिल करना मुश्किल है। और यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी जो ज़्यादा बोलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो डिसीजंस लिए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर्स कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, कंपनी के वर्कर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं। Now there are 2 type of companies. One is the private company and second is the public company. So private और public company के बारे में हम एक complete chapter है formation of company करके, वहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट एक बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं। नंबर 1 इज मीनिंग पब्लिक कंपनी विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड पब्लिकली। पूरे पब्लिक से उनका ट्रेडिंग होती है, मतलब जितने आप जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हो, तो ये सारे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स जनरली क्या बोलो, सारे ही पब्लिक कंपनी के होते हैं। प्राइवेट कंपनी के कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या इस तरह की चीज़ें इशू नहीं होती। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखो, विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड प्राइवेटली। कंपनी वो भी है, नाम उसका भी कंपनी ही है, सारी चीज़ें वैसी ही होंगी, बट उसकी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए यू रिक्वायर 2 मेंबर्स। मैक्सिमम की बात करें तो पब्लिक कंपनी में देयर इज़ अनलिमिटेड, आप कितने भी मेंबर्स को ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी में देयर इज़ 200। प्रीवियसली ये लिमिट 50 तक थी, देन जब एक्ट रिवाइज हुआ 2013 में तो इसे बढ़ा करके 200 कर दिया गया था। मिनिमम डायरेक्टर की बात करें, दैट इज़ डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं, उसमें पब्लिक कंपनी में यू रिक्वायर 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स। सफिक्स की बात करें, मतलब कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा होगा, सो दैट इज़ लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आप जितने भी टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सोप है, शैम्पू है, क्रीम्स है, तो इन सब में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जहाँ नाम आता है तो इट्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ITC लिमिटेड, द कॉपीज विच यू आर यूजिंग, क्लासमेट की कॉपी, दैट इज़ ITC लिमिटेड। और कोई ऐसी कंपनी जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज PVT.LTD ऐसा लिखा होगा, तो वो कंपनीज क्या होंगी, प्राइवेट कंपनीज होंगी। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस की बात करें तो कंपनी की पूरी लीगल प्रोसेस होती है। पब्लिक कंपनी का बिजनेस जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही कंपनी स्टार्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो पब्लिक कंपनी को ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है कि वो
मीटिंग करवाए अपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शन होता है, वो करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात करें, प्रॉस्पेक्टस इज बेसिकली यू कैन रिलेट एज अ ब्रोशर जो कंपनी को इशू करना पड़ता है जब कंपनी शेयर्स में पैसे मांगती है। तो पब्लिक कंपनी के लिए इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कंपलसरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को कहीं भी पब्लिक से पैसे लेने ही नहीं होते। पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड है, क्योंकि पब्लिक से ही आप पैसे लोगे, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। कोरम की बात करें, कोरम एट एजीएम, दिस इज़ बेसिकली कि जब आप मीटिंग करोगे अपने यहाँ तो कितने मेंबर्स मिनिमम आने चाहिए, तभी आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए एंड प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी में आप इजीली शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि इफ़ आई एम हैविंग 100 शेयर्स आई कैन इजीली ट्रांसफ़र 20 शेयर्स टू यू। बट प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर ट्रांसफ़र पर, मतलब अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में मेंबर हूँ एंड आई एम हैविंग 100 शेयर्स, सो आई कैन नॉट ट्रांसफ़र दो शेयर्स ईजिली टू यू। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी 5-6 तरह के बिजनेस फॉर्म पढ़ लिए एंड एट द एंड अगर हमको अब ये डिसाइड करना है कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और कौन सा बिजनेस फॉर्म बेस्ट होगा, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस फॉर्म अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। लाइक नंबर 1 फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात करो तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कंपनी में, क्योंकि आप इजीली पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी, पब्लिक से ले लो, बैंक से ले लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांग लो। जबकि लीस्ट एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटर होता है, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल लाने के लिए। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे एडवांटेज सोल प्रोप्राइटर में होता है, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं लगती बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो। जबकि कंपनी में जो है वो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन काफ़ी हाई होती है। ईज ऑफ फॉर्मेशन में भी अगेन सोल प्रोप्राइटर इज़ वेरी इजी टू फॉर्मेट एंड कंपेरेटिवली कंपनी इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्मेट। टाइप ऑफ ओनरशिप की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात करें तो कंपनी इज़ हाईली एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि आप इजीली अपना शेयर, इजीली अपनी ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट लीस्ट एडवांटेजेस पार्टनरशिप होता है। वाई नॉट सोल प्रोप्राइटर? इसीलिए नहीं क्योंकि आपके अगर पापा की शॉप है तो आप इजीली अपने पापा का बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। बट पार्टनरशिप में अगर आपके पापा किसी के साथ पार्टनरशिप में है और आप ये सोचो कि आप भी उस पार्टनरशिप में मेंबर बन जाओ, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हम शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, हमारे बदले कोई दूसरा पर्सन काम नहीं कर सकता। मैनेजरियल स्किल्स की बात करो तो अगेन कंपनी इज़ हाईली एडवांटेजेस, क्योंकि वो किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को हायर कर सकती है अपने यहाँ वर्क करने के लिए। एंड सोल प्रोप्राइटर में सबसे कम मैनेजरियल स्किल्स होती है। रेगुलेशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटर है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर कुछ भी नहीं होते। यू कैन फ्रीली वर्क, यू कैन एन्जॉय योर फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। बट कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी सोल प्रोप्राइटर में काफ़ी है। मन कर रहा है आप शॉप खोलने का तो खोलो, नहीं मन कर रहा है तो घर में बैठो, सो जाओ। इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ हॉलीडे, गो ऑन अ वेकेशन, यू कैन इजीली एन्जॉय। बट इन केस ऑफ कंपनी, अगर आपको वेकेशन चाहिए है, आपको घूमने जाना है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आप पहले अपनी हॉलीडे अप्रूव कराइए, उसके बाद यू कैन गो। सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कंटिन्यूटी की बात करें तो मोस्ट एडवांटेजेस है कंपनी, क्योंकि वहाँ के कंटिन्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर वेयर मेंबर्स आर कमिंग और नॉट। बट कंटिन्यूशन का इफेक्ट सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, प्रोप्राइटर बीमार पड़ गया, तो बिजनेस भी इफेक्ट होगा। लायबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस कंपनी ही है, बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी अप टू देयर शेयर से ज़्यादा किसी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। जबकि
मेंबरशिप में अगर हम लायबिलिटी की बात करें, लीस्ट एडवांटेजेस जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, क्योंकि वहाँ पर उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और अगर कभी बिजनेस के ऑब्लिगेशंस हाई हो गए, बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट पड़ गए, तो वहाँ पर प्रोप्राइटर की पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी सेल किया जा सकता है। So students, here comes the end of the chapter. We have studied about sole proprietor, partnership, Hindu family business, cooperative society, joint stock company, their features, merits, demerits, everything. So go through again with this. If you have any doubt, just comment down below. I'll answer all of your queries, and you can also write me personally if you have any doubts in any section. Good luck.